को नमस्कार। आज हम एनडीए सरकार की जो युवाओं के प्रति उनका रुझान रहा है अब तक, वो हम बताने वाले हैं। और ये बताने वाले हैं कि एनडीए सरकार अब तक युवाओं के साथ कैसे धोखाधड़ी कर रही है, कैसे ठग रही है। पहले हम शिक्षा की बात करें। आप लोगों को पता होगा कि बिहार राज्य सबसे जुआ वाला राज्य है पूरे भारत में। 58% युवा बिहार में रहता है। लेकिन आप जब गाँव में जाएंगे, देहातों में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे पूरा गांव युवा विहीन है। वहाँ का युवा वहाँ नहीं मिलेगा। वृद्ध पुरुष मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी, वहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, लेकिन युवा नहीं मिलेगा। क्यों? या तो पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए मजबूरन अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाता है। ये इसलिए जाता है कि इतने सालों में अपने युवाओं के लिए हमने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि अपने राज्य में रह करके शिक्षा प्राप्त कर सके। चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो। अगर गरीब का बच्चा हो तो शिक्षा के लिए बाहर जाता है, और जब वो बाहर जाता है, वहाँ पढ़ाई करता है, वहीं सेटल हो जाता है, फिर लौट करके बिहार में नहीं आता है। अगर बिहार में आएगा भी तो उसके लिए यहाँ पे बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। अब गरीब का बच्चा है, 17-18 साल का होता है, कोई स्किल नहीं सीखता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ अच्छी नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि इतनी बात कहते हैं कि शिक्षा पे इतना खर्च हो रहा है, इतना खर्च हो रहा है। अभी बजट आया है 60,000 करोड़ रुपया। अभी जो बजट आया है शिक्षा पर 60,000 करोड़ रुपया आया है। आप लोग बता दीजिए, 5 लड़के पूरे बिहार से गिन के लाइए कि जो अच्छे कंपटीशन इस पढ़ाई से पढ़ के निकले हो। एक भी नहीं निकलेगा। और हम लोग कहते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं। आप लोगों को बता दें, जो IAS IPS निकल रहे हैं वो बिहार से पढ़ के नहीं निकल रहे हैं। हालांकि वो बिहार के लड़के हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ पे ट्यूशन लेते हैं, वहाँ पे कोचिंग लेते हैं। आप मुखर्जी नगर चले जाइए, वहाँ पे दिल्ली में पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी, वहाँ से पढ़ के वो IAS IPS वगैरह निकालते हैं, IIT निकालते हैं। हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए कि जो पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाले बिहारी इस राज्य में पढ़े तो इसकी अर्थव्यवस्था ऊंचा हो। ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए। और आपको बता दूं, जो बिहार राज्य है 89% लोग गाँव में निवास करते हैं। और वहाँ की स्कूल की स्थिति ऐसी है कि वहाँ के 70% तक, 65 से 70% तक लड़के लड़कियाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉलेज नहीं है। अगर कहीं कॉलेज आसपास मिल भी जाता है, आजकल के साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का फैकल्टी नहीं मिलता, तो बच्चे जाएं क्या? वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, मजबूरी बन जाती है, कोई स्किल नहीं सीख पाते हैं, अपने राज्य में कोई रोजगार नहीं है, और दूसरे राज्यों में जा करके अपने शरीर से काम लेते हैं। जब किसी का माइंड डेवलप नहीं करेंगे तो शरीर से ही काम लेगा, जाकर मजदूर बनते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि बहुत जो IT कंपनीज है, BPO की कंपनी है, BPS की कंपनी है, कहाँ जाती है? साउथ में जाती है। साउथ उनकी पहली पसंद है। जानते हैं क्यों? ऐसा नहीं है वो बिहारियों से नफरत करते हैं, उत्तर भारतीयों से नफरत करते हैं, यहाँ आना नहीं चाहते हैं। इसलिए वहाँ जाना चाहते हैं कि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल देखिए। और यहाँ के अपने जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के निकलते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल हमने डेवलप ही नहीं किया। जब ऐसे बच्चे हमारे यहाँ मिलेंगे नहीं तो हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं आएगी, कंपनियाँ क्यों नहीं आएगी, क्यों आएगी? अभी 2024 में 19 दिसंबर को बिजनेस कनेक्ट हुआ था, आप लोग गए होंगे, जानते होंगे। उसमें जानते हैं कितना जो कंपनी है, 400 से ज़्यादा कंपनियों ने कमिटमेंट साइन किया है। MOU कहते हैं जिसको, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कितने पैसे का? 1.8 लाख करोड़ का। यहाँ का युवा सोचे कि भैया अब इतने सारी कंपनीज आ जाएगी, हमको तो नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन धरातल पर कितनी कंपनियां उतरी है? एक भी नहीं, एक भी दो भी हमको दिख नहीं रही है। उसके पिछले साल 2023 में 50,000 करोड़ रुपया से भी MOU साइन किया गया था। और MOU बता दें कि जो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि इतना लाख इन्वेस्टमेंट, ये कोई लीगल नहीं है, नॉन बाइंडिंग है। आप चाहे खर्च करें या ना खर्च करें। कंपनी क्यों आती है, फैक्ट्री क्यों आती है, कोई बिजनेस क्यों खोलना चाहता है? क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। बिहार में आएगा, ऐसे रिसोर्स मिलेंगे उसको जो उसका बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल हो, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करना नहीं मिला, क्योंकि हमने डेवलप ही नहीं किया।
और जो हमारे बच्चे मजबूरी से बाहर जाते हैं और वो अपमानित सहते हैं और यहाँ बैठ करके और उसको बातों को या तो इग्नोर कर देते हैं या तो बोलते हैं हम उसको देखेंगे, फिर से रोजगार उत्पन्न करेंगे। जब चुनाव आता है, जो एनडीए की सरकार हो, उससे पिछले वाली सरकार हो, ये वादा करती है कि हम 20 लाख नौकरियां दे रहे हैं, 12 लाख नौकरियां दे रहे हैं, 19 लाख नौकरियां दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। भाई आपको बता दें, यहाँ के लोगों को एक बहुत लोगों को कम पता है कि यहाँ पे 2% से कम लोग ही सरकारी कर्मचारी होते हैं। 2% से कम, ज़्यादा बढ़ा देंगे 2.5% कर देंगे, 97.5% लोग कहाँ जाएंगे। और यहाँ की सरकार को देखिए कि ये कहती है कि आपको नौकरी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है, उसी में लड़ाते रहती है। उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पे नौकरी चाहिए, यहाँ पे व्यवस्था चाहिए, जो एनडीए सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और जब तक सारे युवा जो ये सोच रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगी, अब मिल जाएंगी, भाई हम बता देते हैं सरकारी नौकरी आपको मिलने से रही, क्योंकि 2 से 2.5% से ज़्यादा लोगों की नौकरी नहीं मिलने वाली है। जब तक यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं की जाएगी, जब तक यहाँ पे कंपनियाँ आकर के यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, तब तक किसी को नौकरी, व्यवसाय और शिक्षा अच्छी नहीं हो सकती है। बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को एनडीए सरकार की जो नाकामियां रही हैं, उनके जो झूठ रहे हैं, उनके जो झूठे वादे रहे, उस पर बिंदुवार प्रकाश डालूंगा। मेरा नाम अमित विक्रम है और मैं प्रवक्ता हूं जनसुराज पार्टी। आप देखेंगे कि युवाओं के लिए 4 महत्वपूर्ण चीज: शिक्षा, सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्र में रोजगार और खेलकूद। इन्हीं 4 बिंदुओं पर सभी युवाओं का, छात्रों का ध्यान रहता है। इन चारों मुद्दों पर बिहार की एनडीए सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार दोनों ने मिलकर बिहार के युवाओं को ठगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में आज से ठीक 10 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम बिहार में विक्रमशिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलेंगे। क्या आप सबने उस विश्वविद्यालय का एक भी ईंट देखा है? एक भी ईंट 10 साल में उस केंद्रीय विश्वविद्यालय की नहीं रखी गई। सिर्फ घोषणाओं में सिमट के रह गया वो केंद्रीय विश्वविद्यालय। गौरवशाली इतिहास था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, लेकिन उसकी घोषणा होने के बाद कि हम वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलेंगे, उसकी घोषणा के 10 साल बीत जाने के बाद भी एक ईंट तक रखी नहीं गई। जो ताजा जानकारी है, वहां पर अभी भूमि अधिग्रहण का काम भी नहीं पूरा हुआ। और उसी घोषणा को हर चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी हों या हमारे मुख्यमंत्री जी हों, दोहराते रहते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों चुनाव हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से उठती रही। हर यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में, चाहे स्टेट के इलेक्शन में या किसी प्रधानमंत्री, गवर्नर का विजिट होता है यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग होती है। लेकिन उस मांग पर भी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। बिहार में बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन इन स्टेट यूनिवर्सिटीज की हालत क्या है? भागलपुर यूनिवर्सिटी से कट के मुंगेर यूनिवर्सिटी बना, वैसे ही मगध यूनिवर्सिटी से कट करके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बना। इन दोनों यूनिवर्सिटी के पास ना अपनी जमीन है, ना अपना कैंपस है। ये किराए के मकान में किसी दूसरे कॉलेज में मेकशिफ्ट बिल्डिंग में यूनिवर्सिटीज चल रही है। सोचिए वहाँ क्या पढ़ाई होती है। यहाँ यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर लेक्चर्स की जो कमी है, वो सबसे आप भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन सरकार एक और ढिंढोरा पीटती है कि हमने हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया। विभिन्न मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 90% तक की रिक्तियां हैं। जो प्राचार्यों के पद हैं, प्रोफेसर लेक्चरर्स के जो पद हैं, 90% तक खाली हैं। इसी तरीके से गेस्ट फैकल्टी के सहारे ये इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि जेईई मेंस के द्वारा जब काउंसलिंग होती है, तो उसमें आधे से ज़्यादा सीट इन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की खाली रह जाती है। मजबूरी में बिहार का छात्र युवा इंजीनियरिंग करने के लिए साउथ के स्टेट्स में जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, आंध्रा जा रहा है, तमिलनाडु जा रहा है, केरल तक जा रहा है। लेकिन बिहार में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज रहते वहाँ नामांकन नहीं करा रहा। क्यों? क्योंकि फैकल्टी नहीं। यह स्थिति मेडिकल कॉलेज की भी है।
माननीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रगति यात्रा में थे, उन्होंने कहा कि हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे, लेकिन उनके ही जिले में पावापुरी में मेडिकल कॉलेज है। वहाँ की स्थिति जाकर के देखिए, वहाँ पर फैकल्टी का घोर अभाव है। वहाँ के लड़के पटना राजेंद्र नगर में कंकड़बाग में डेरा लेकर रहते हैं और पीएमसीएच और एनएमसीएच में क्लास करते हैं। वहाँ प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। तो क्या मेडिकल कॉलेज का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग होता है, या उसमें फैकल्टी भी होनी चाहिए? उस बिल्डिंग में पढ़ाएगा कौन? इंजीनियरिंग कॉलेज के भी बिल्डिंग तो बने हैं हर जिले में, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। मेडिकल कॉलेजेस का भी वही हश्र होगा जब मुख्यमंत्री जी के खुद अपने जिले में फैकल्टी नहीं मिल रहा है, तो बिहार के अन्य जिलों में क्या फैकल्टी मिलेगा मेडिकल कॉलेजेस को? अब आइए खेल के संदर्भ में। भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया में 2700 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ है इस वर्ष, 2700 करोड़। और इस 2700 करोड़ में गुजरात को कितना मिला है? 600 करोड़। उत्तर प्रदेश को कितना मिला है? लगभग 500 करोड़। बिहार को कितना मिला? मात्र 50 करोड़। गुजरात की आबादी का दुगना आबादी है यहाँ, युवाओं की संख्या वहां से दुगनी है, और आवंटन मात्र 50 करोड़, 10% भी नहीं। जितना पैसा खेलो इंडिया के तहत गुजरात को मिलता है, उसका 10% भी बिहार को नहीं मिलता। अब आइए रोजगार सृजन पर। एक पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क योजना है, जिसके तहत इंटीग्रेटेड कपड़ा का व्यवसाय स्थापित होना है, मिल स्थापित होंगे, दुकानें स्थापित होंगी। पूरे देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बने, लेकिन बिहार में एक भी नहीं। और आश्चर्य की बात, कपड़ा मंत्री कौन है? बिहार के गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री हैं, लेकिन बिहार को एक टेक्सटाइल पार्क नहीं दिला सकते। और वो अपने गृह क्षेत्र बेगूसराय में क्या करते हैं? झटका मीट दुकान का उद्घाटन करते हैं। कपड़ा मंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री, टेक्सटाइल पार्क दिलाना चाहिए उनको, कि झटका मीट का दुकान का उद्घाटन करना चाहिए। वो हलाला पे बयान देंगे, पाकिस्तान पे बयान देंगे, 3 तलाक पे देंगे, वक्फ पे बयान देंगे। और टेक्सटाइल पार्क पर जब आप ही के मीडिया बंधुओं से सवाल पूछे थे, क्या बोले थे? ये सब फालतू सवाल नहीं करने का। तो युवाओं को रोजगार क्या झटका मीट का दुकान खोलने से मिलेगा, कि टेक्सटाइल पार्क से मिलेगा? तो ये है उनकी नीति। इस तरह से आप हर क्षेत्र में देखेंगे कि युवाओं की अनदेखी हो रही है। और सबसे बड़ी युवाओं की अनदेखी जो पिछले 1-1.5 साल में हुई है, वो ये शिक्षक बहाली। सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने 3 लाख शिक्षकों की बहाली की, 3 लाख नौकरियां दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2,68,336 शिक्षकों की भर्ती की गई है 3 चरणों में। उस 2,68,336 में से 1/3 बाहरी है। डोमिसाइल नीति यहाँ लागू थी, लेकिन नीतीश जी ने प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब देखा, उस ख्वाब की पूर्ति करने के लिए डोमिसाइल नीति यहाँ से हटा दी। परिणाम क्या हुआ? उन 2,70,000 जो लगभग 2,70,000 सीट है, 1/3 यानी 90,000 बाहरी आ गए। बाकी जो पद बचे, उसमें जो पहले से शिक्षक थे, राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए या प्राइमरी से सीनियर क्लासेस में जाने के लिए, वो शामिल हो गए। 1/3 उसमें चला गया। बची कितनी सीटें? करीब 70 से 80 हजार सीटें। उसमें भी बहुत सारा फर्जीवाड़ा है, गलत डोमिसाइल, गलत आधार कार्ड का जांच हो रही है, तो पकड़े जा रहे हैं लड़के कि डोमिसाइल उनका गलत बना हुआ, आधार कार्ड गलत बना हुआ है। इन पे इनके अधिकारी पकड़े गए हैं। बेतिया में जो आपने देखा 2 करोड़ का कैश निकला है, उन पर आरोप क्या है? उन पर आरोप है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने फर्जीवाड़ा किया। तो इस शिक्षक बहाली में जो वो 3 लाख का आंकड़ा दे रहे हैं, हकीकत है कि मात्र 60 से 70 हजार बिहार के लड़के लड़कियों को रोजगार मिला, और आंकड़ा दे रहे हैं 3 लाख। अब सोचिए, जब 3 लाख में से वो 1/3 पर आ गए, तो 10 लाख में से वो जो वादा किए कितना रोजगार दे रहे होंगे? तो इनका जो भी वादा है, जो भी दावे हैं, सारे के सारे झूठे हैं। सिर्फ युवाओं को बरगलाया जा रहा है, ठगा जा रहा है। उनके रोजगार की बात नहीं हो रही, उनके शिक्षा की बात नहीं हो रही है। उनको न रोजगार देंगे, न शिक्षा देंगे, न नौकरी देंगे, न उद्यमिता के कोई साधन देंगे। तो क्या देंगे? मजदूरी करने के लिए ट्रेन देंगे,
यहाँ से ट्रेन खुलेगी, उसमें टॉयलेट में बैठ करके यहाँ के युवा मजदूर बनने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जाएंगे। धन्यवाद।